गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय जीएसटी क्लासेस। आज का जो क्लास है वो जीएसटी का सेकंड क्लास है, सप्लाई का। ओके, सप्लाई का सेकंड क्लास है जहाँ पे जो सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में वो है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है, जो बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई। ओके, डिटर्मिनेशन कैसे, कौन से एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन को आप कैसे डिटरमाइन करोगे ये सप्लाई है या नहीं है। ओके, किसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, किनसे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक में नीचे दे दूंगा, अब देख लेंगे। ओके, वो सप्लाई चैप्टर का फर्स्ट क्लास है। और मैंने बात बताया था कि सप्लाई चैप्टर क्यों जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जीएसटी में जो भी टैक्सेबल इवेंट है वो है सप्लाई। ओके, अगर विदाउट अगर टैक्सेबल सप्लाई नहीं हुआ तो उसमें जीएसटी आएगा ही नहीं। ओके, तो नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। तो इसलिए सप्लाई चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, और मैं अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आपको डिटेल्स में पढ़ाने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई के बारे में। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई। और आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई के बारे में। जो लास्ट वीडियो किया था मैंने, लास्ट क्लासेस लिया था, उसमें कवर किया था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। ये तीनों सेक्शन मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। ओके, लास्ट क्लासेस में। ओके, आज की क्लासेस में कवर करूंगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए एंड सेक्शन 8। ये दोनों सेक्शन आज के वीडियो में कवर होगा। ओके, चलिए। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए क्या बोलता है, चलो देखते हैं। पहले तो मैं इसे जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, यस, अब सबको क्लियर हो गया अभी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए बात करता है वेयर certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1। subsection 1 का मतलब क्या है, ये जो 7 subsection 1 इसके बारे में बात करता है। अगर constitute हो गया कोई भी transaction और activity, वो supply है। ओके, supply in accordance with the provision of the subsection 1, they shall be treated either supply of goods or supply of service as referred to or referred in schedule 2। इसका मतलब क्या बोल रहा है, 7 सबसेक्शन 1 ए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए ये बात बोल रहा है कि अगर सबसेक्शन 1 में ये कॉन्स्टिट्यूट हो गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन और कोई भी एक्टिविटी सप्लाई है, देन उसे फिर से ट्रीट किया जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस रेफर टू शेड्यूल 2। मतलब शेड्यूल 2, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए बात करता है शेड्यूल 2 में उसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ओके, शेड्यूल 2 क्या बोल रहे हैं, देखिए, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये सेक्शन बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में, मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो एक बार अगर सप्लाई हो गया, हम लोग जान गए ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है, तो उसके बाद हमें कैलकुलेशन हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, भैया इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका जो टैक्सेबल इवेंट है, इसका जो टैक्सेबल इवेंट पता चल गया, इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, डिपेंड करता है एचएसएन कोड। अगर गुड्स हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ तो उसे एचएसएन कोड दिया जाएगा। अगर सप्लाई हुआ तो एसएसी कोड दिया जाएगा। आइए देखते हैं अभी। ओके, ओके, अब समझो। पहले पहले ये तो समझ में आ गया क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे सप्लाई उसे उससे पता चलता है कब टाइम ऑफ सप्लाई उसे उस हिसाब से लिख लेगा, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई उस हिसाब से लिख लेगा। एचएसएन कोड भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। एचएसएन अगर गुड्स हुआ तो एचएसएन कोड लगेगा, अगर सर्विस हुआ तो एसएसी कोड लगेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। यस, इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, देखिए एक मिनट। यस, after determination of the supply, net question is arising the classification of supply। okay, क्लासिफिकेशन करना है कि रीजन क्या है, नेसेसिटी क्या है, क्लासिफिकेशन व्हाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। ओके, देखिए, डिफरेंट जीएसटी इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, उसका जो जीएसटी का रेट है सर्विसेज में अलग होगा, गुड्स पे अलग होगा। डिफरेंट कोडिंग सिस्टम का मतलब क्या है, डिफरेंट कोडिंग सिस्टम मतलब गुड्स के केस में एचएसएन कोड लगेगा, सर्विसेज में एसएसी कोड लगेगा।
ओके, डिफरेंट वैल्यूएशन रूल्स भी अलग होगा। ओके, डिफरेंट आईटीसी रूल्स भी सप्लाई में अलग होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स में अलग होता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में अलग होता है। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे मैंने कहा टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी अलग होगा। तो इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। विदाउट क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो समझ में आ गया क्लासिफिकेशन की जरूरी है। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो सेक्शन है इसमें 7 पैरा है। ओके, 7 पैरा बात करता है 18 एनटीए। 7 पैरा में 18 एनटीए जो बात करेगा, अगर ऐसा ऐसा हुआ तो हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ऐसा ऐसा हुआ तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ओके, उस बारे में ये जो 18 एनटी में डिस्कस किया गया है, जो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से मिनिमम 4-5 नंबर तो आ ही जाएगा आपको एग्जाम में। अगर आप सीएस सीएमएस सीएस जिस भी फील्ड में हो, आपका जीएसटी लगेगा, या आप प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो या फिर आप जीएसटी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं सभी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके नॉलेज को इंप्रूव कर सके। और जीएसटी का फुल क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल होगा, फुल क्लासेस। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। 7 पैरा है। 7 पैरा में क्या है, टोटल 18 एनटी है। 18 एनटी में 5 एनटी बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, और 8 एनटी बात करता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। तो आइए आगे जाके देखेंगे कौन से एंट्री है, किसे किसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, किसे किसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो इसे समरी डायग्राम में हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट जो पैरा है, पैरा 1 बात करता है ट्रांसफर के बारे में। ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर टाइटल का हो सकता है, ट्रांसफर राइट का हो सकता है। ओके, किसी भी गुड्स का, सपोज ये मेरा लैपटॉप में जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, ये लैपटॉप का अगर मैं राइट ट्रांसफर भी कर सकता हूँ और टाइटल भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर टाइटल ट्रांसफर हो गया, वो अभी भी हो सकता है, इमीडिएटली बेसिस में हो सकता है, या फ्यूचर बेसिस में हो सकता है। जैसे हायर परचेस, मैंने इस लैपटॉप को किसी से खरीदा हायर परचेस बेसिस में, दुकान में मैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ, तभी इसे सप्लाई माना जाएगा। ओके, तो अगर टाइटल ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द गुड्स, इमीडिएटली हो सकता है, फ्यूचर डेट भी हो सकता है, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ओके, और अगर राइट ट्रांसफर हुआ, राइट मतलब राइट इन गुड्स और राइट टू यूज। एक होता है राइट ट्रांसफर, एक होता है राइट टू यूज ट्रांसफर। राइट मतलब प्रोसेसिंग ट्रांसफर करना, एंड राइट टू यूज ट्रांसफर मतलब कंट्रोल भी एंड प्रोसेसिंग भी, दोनों ट्रांसफर करना। लेकिन टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है राइट में, याद रखना। टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, यूज करने का राइट ट्रांसफर होता है। ओके, या प्रोसेसिंग ट्रांसफर होता है। तो ये पैरा जो 1 है, पैरा 1 ये समझ में आया कि ट्रांसफर अगर टाइटल का हुआ तो टाइटल सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, और ट्रांसफर अगर राइट का हुआ या राइट टू यूज का हुआ तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, जो पैरा 1 बात करता है। तो ये ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पैरा 2 क्या बोलता है, देखिए। पैरा 2 बोलता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी, रेंटिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और रेंटिंग अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर रेंटिंग हुआ, रेंट पे दे रहे हो, आपका लैंड एंड बिल्डिंग है वो रेंट पे दे रहे हो, तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। मैंने सर्विसेज का डेफिनेशन था वहां पे, मैंने अच्छी तरीके से क्लियर किया था कि गुड्स मतलब एनीथिंग मूवेबल, ओके, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। ओके, एंड सर्विसेज का डेफिनेशन में क्या था, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब एनीथिंग मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सर्विसेज में आएगा। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग का अगर रेंटिंग दे रहे हो या अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी का दे रहे हो, तो उसे भी हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ओके, याद रखना। नेक्स्ट पैरा 3 बात करता है क्या, एक मिनट, और एक चीज है, यहाँ पे एक पॉइंट है तो आपको याद रखना होगा लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट में, बुलेट पॉइंट में, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड अंडर द शेड्यूल 3। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर से अगर सेल हुआ लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे एक क्लॉज है 5B। 5B का क्लॉज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके, 5B एक क्लॉज होता है, 5B। 5B का क्लॉज क्या बोल रहा है, देखिए। 5B का क्लॉज मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझा दूं पहले। ओके, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन अगर बिल्डिंग है, उसे आप कंस्ट्रक्शन से पहले प्री बुकिंग करते हो या आधा पैसा दे देते हो, और कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के बाद आधा पैसा देते हो, तो उसमें जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट बोलता है उसे हम लोग वर्क कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से पकड़ेंगे, और उसके ऊपर हम लोग सर्विस चार्ज करेंगे। लेकिन अगर कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी फ्लैट है, वो कंप्लीट होने से पहले, जब भी वो कंप्लीट ऑक्यूपेशन हो गया या उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद अगर आप खरीदते हो और कंप्लीट 100% पैसा देते हो उसको, तो उसे हम लोग सेल पकड़ेंगे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या अंडर कंस्ट्रक्शन कोई भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हो और
कंप्लीशन होने के बाद अगर आप आधा पैसा देते हो, आधा पैसा पहले देते हो, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। सिंपल बात है। ओके, पैरा 3 क्या बोल रहा है, देखिए पैरा 3, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, पैरा 3 क्या बोलते हैं, देखिए पैरा 3 बात करता है ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस के बारे में। जैसे भी कभी भी हम लोग का कोई भी नॉर्मली, मैं समझ लीजिए मेरा मेरा टी शर्ट का बिजनेस है। ओके, टी शर्ट मैं क्या करता हूँ, कपड़ा खरीदता हूँ, कपड़ा रॉ मटेरियल, कपड़ा का रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, उसका क्या करता हूँ, जॉब वर्कर को प्रोवाइड करता हूँ। जॉब वर्कर मतलब जो भी उसको कटिंग करता है, सिलाई करता है, सिलाई करके उसको और रेडी करके, रेडी टू फिनिश गुड करके मुझे रिटर्न कर देता है, तो उसे जॉब वर्कर कहते हैं। उस जॉब वर्कर को जो भी सर्विस दिया, जो भी मुझे वो कपड़ा बना के दिया, सिलाई किया, जो भी किया, उसको बोलते हैं सर्विसेज। वो सर्विसेज में इंक्लूड होगा, उसे हम लोग पकड़ेंगे सर्विस। ओके, लेकिन अब मैं ये टी शर्ट को कस्टमर को सेल करूंगा, तो इसे 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 कैसे क्या पकड़ेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। और दोनों सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में कवर होगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में कवर होगा, क्योंकि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बात करता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। तो अभी देखिए एग्जांपल में, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओनर है, ओनर ने रॉ मटेरियल क्या किया, जॉब वर्कर को प्रोवाइड किया, वो ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। अमाउंट टू बी मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट अमाउंट टू बी मैन्युफैक्चरिंग, दोनों। ओके, दोनों सप्लाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में आएगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में आएगा, एंड उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, एंड जो भी ओनर है वो क्या किया, उसको उससे जब रिटर्न कर दिया, वो सेल किया मिस्टर एक्स को, वो सेल ऑफ गुड्स है, उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कवर किया जाएगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ओके, तो एक जब भी कोई भी किसी के गुड्स के ऊपर ट्रीटमेंट करता है या प्रोसेस करता है, उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट किया जाएगा। याद रखना, ये जॉब वर्कर का जॉब है। ओके, नेक्स्ट पैरा 5। पैरा 5 क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। देखिए पैरा 5 में कुछ बुलेट पॉइंट दिया गया है, जिसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। जैसे पहले है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसे मैं नहीं बोलूंगा पहले। ओके, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, जो मैंने अभी बात किया, उसे उसे अब देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन सर्विस, जो भी कंस्ट्रक्शन सर्विस होता है फ्लैट का, उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला है, except 100% consideration received after the completion or occupation whichever is earlier। इसका मतलब क्या है, कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन के पहले, जो भी पहले हो, उससे पहले अगर आप कुछ भी पैसा देते हो, कुछ भी पैसा देते हो, ओके, प्री बुकिंग करते हो, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अदरवाइज अगर कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन जो भी आगे हुआ, उससे बाद में अगर आप पैसा देते हो या बुकिंग करते हो या खरीदते हो, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। ओके, मतलब कंस्ट्रक्शन जो सर्विस है, कंस्ट्रक्शन सर्विस एक्सेप्ट 100% कंसिडरेशन रिसीव आफ्टर बोल रहे हैं। इसका मतलब पहले पहले जब भी कंसिडरेशन रिसीव करेगा, उसे कंस्ट्रक्शन सर्विस माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ओके, नेक्स्ट टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो भी ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, उससे उसके बारे में बोल रहा है। अगर टेम्पोररी मींस किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ यूज करने के लिए, या राइट ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, जो अभी अभी मैंने पैरा 1 में बोला था। ओके, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ओके, आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो भी आईटी सॉफ्टवेयर होता है उसका डेवलप होता है, उसका अपग्रेडेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, मतलब जो भी होता है। ओके, आईटी रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग होता है, ओके, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। याद रखना। नेगेटिव है, मुझे कोई 1 लाख रुपया दिया, अब बोला मुझे टीचिंग छोड़ देने के लिए। ओके, टीचिंग छोड़ दो भैया। ओके, मैंने एग्री कर दिया, वो भी एक्ट है। ओके, उस एक्ट को भी एक्ट कहा जाता है, उसे नेगेटिव एक्ट को। ओके, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, जो मैंने पहले ही कहा, ट्रांसफर किसी भी गुड्स को राइट ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसे सप्लाई माना जाएगा। ओके, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ओके, तो पैरा 5 इसके बारे में बात करता है। अब नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई अगर मैं पढ़ाऊं, तो पहले मैं इसे पढ़ाऊंगा, कॉम्पोजिट सप्लाई, तो आपको समझ में आएगा। कॉम्पोजिट एक होता है कॉम्पोजिट सप्लाई, और नेक्स्ट होता है मिक्स सप्लाई। अब समझो आप, एक होता है कॉम्पोजिट सप्लाई और एक होता है मिक्स सप्लाई। ये सेक्शन 8 है, जो बात करता है कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में। इसे अच्छी तरीके से समझो, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, अगर आप इंटर में हो या फाइनल में हो, दोनों में क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, अच्छी तरीके से समझ लो, कॉम्पोजिट सप्लाई किसे कहेंगे, मिक्स सप्लाई किसे कहेंगे।
ओके, देखिए दोनों में कुछ कॉमन चीज है, दोनों में दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल गुड्स और सर्विस होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होगा दोनों में। एक में होगा नेचुरली बंडल और एक होता है नेचुरल अननेचुरली बंडल। मतलब जो भी कॉम्पोजिट सप्लाई होता है वो नेचुरली बंडल होता है, मतलब जब भी आप होटल में जाते हो तो उसमें ब्रेकफास्ट फ्री में देता है, लॉन्ड्रिंग सर्विस और वाईफाई फ्री में देता है, तो वो नेचुरली बंडल है। अगर आप होटल में जाओगे तो खाना तो खाओगे। आप लैपटॉप खरीदने जाते हो दुकान में, लैपटॉप लोगे तो बैग उसके साथ देता है, ओके, लेकिन बैग का भी अलग टैक्स रेट होता है और लैपटॉप का भी अलग टैक्स रेट हुआ, लेकिन इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए कंपोजिट सप्लाई मींस नेचुरली बंडल होगा, मींस ए सप्लाई मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन टू ए रिसिपिएंट कंसिस्टिंग टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। याद रखना टैक्सेबल सप्लाई बोल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरली बंडल है लेकिन एक है उसमें चीज, वो नेचुरली वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ओके, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो उसे हम लोग कंपोजिट सप्लाई नहीं मानेंगे। समझ में आया? जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भैया लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग अगर हुआ वो नेचुरली बंडल है, उसे कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। लेकिन ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, टू और दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई हो सकता है जिसमें एक सप्लाई वो नेचुरली बंडल तो है लेकिन एक सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, एक सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, ओके, एग्जाम सप्लाई है, तो उसे हम लोग कंपोजिट सप्लाई नहीं मानेंगे, उसे हम लोग मिक्स सप्लाई मानेंगे दे, ओके। तो देखिए क्या बोले, मींस ए सप्लाई मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन टू ए रिसिपिएंट कंसिस्टिंग टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और एनीथिंग एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ व्हिच आर नेचुरली बंडल, वन ऑफ व्हिच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई। याद रखना उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। जैसे हम लोग रूम रेंट देते हो तो रूम है, रूम का जो किराया है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, लैपटॉप लेके गया, लैपटॉप जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, ओके। तो ये सब है प्रिंसिपल सप्लाई, तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, जो भी कंपोजिट सप्लाई होता है उसका जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसका जो टैक्स रेट होगा वही टोटल में जो भी मिलेगा उसका टैक्स रेट होगा, ओके। एंड जो मिक्स सप्लाई होता है, मिक्स सप्लाई मतलब मिक्स सप्लाई में क्या बोला, देखिए मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन मेड इन द कंजंक्शन with each other by a taxable person for a single price where the supply does not constitute composite supply। यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए देखिए ऐसा भी हो सकता है कि दो चार टैक्सेबल सप्लाई उसे मिक्स करके एक प्राइस में मैं मार्केट में छोड़ रहा हूँ, ओके। दो चार दोनों सभी टैक्सेबल सप्लाई है, सबका अलग अलग टैक्स रेट है, सबको अलग अलग मार्केट में बेचा जाता है, बेचा जा सकता भी है। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सबको कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन करके मैं एक प्राइस में मार्केट में छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे कुछ बेनिफिट हो, ओके। तो इसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। ये अननेचुरली बंडल है लेकिन मैं बंडल कर रहा हूँ उसे, ओके। जैसे ऑनलाइन में देखेंगे आपको धमाका ऑफर देता है, क्या आपको बेल्ट देगा, आपको घड़ी देगा, आपको टी शर्ट देगा, आपको मनी बैग देगा, इसका कॉम्बिनेशन बनाता है, उसको एक एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई, ओके। वो अननेचुरली बंडल है और उसका जो टैक्स रेट है वो क्या होगा, देखिए उसका जो टैक्स रेट है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यस, इसका जो टैक्स रेट है ये होगा द ट्रीटमेंट एज ए सप्लाई दैट पर्टिकुलर सप्लाई which attract higher tax rate, okay। मतलब उन सभी का जो भी हाईएस्ट टैक्स रेट होगा, ओके okay, उसका ही टैक्स रेट और टोटल प्राइस में एप्लीकेबल होगा। सपोज जो बेल्ट है उसका टैक्स रेट है 5%, जो मनी बैग उसका रेट है 12%, और जो टी शर्ट है उसका रेट है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 18%, तो ये सबका जो टोटल प्राइस होगा उसका जो हाईएस्ट रेट क्या है 18% है, तो वो 18% चार्ज होगा टैक्स पे, वो 18% चार्ज होगा टोटल अमाउंट के ऊपर जो सिंगल प्राइस होगा, ओके। गवर्नमेंट ये बोल रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा किसे हम लोग सप्लाई कंपोजिट सप्लाई कहेंगे, किसे हम लोग मिक्स सप्लाई कहेंगे, ओके। एक होता है नेचुरली बंडल, मिक्स सप्लाई में होता है अननेचुरली बंडल। इसमें इसमें दोनों है, दोनों क्या होता है, दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई होगा, टैक्सेबल सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ व्हिच आर नेचुरली बंडल। याद रखना नेचुरली बंडल है एंड उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा। जो मैंने दो एग्जांपल दिया उससे आपको समझ में आ गया, आगे जाके और भी एग्जांपल दूंगा आगे आगे जैसे क्लास आगे जाएगा। और इसमें होता है जो मिक्स होता है, मिक्स कॉम्बिनेशन करता है चार पांच
प्रोडक्ट का उसे एक प्राइस में सेल किया जाता है, उसमें कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होता है, ओके, अलग से, तो उसे हम लोग मिक्स सप्लाई कहेंगे, तो उसे हम लोग मिक्स सप्लाई कहेंगे। ओके, चलो अब कंपोजिट सप्लाई के बारे में, पैरा 6 के बारे में बात करते हैं। पैरा 6 क्या बोल रहा है, देखिए पैरा 6 बोलता है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई होता है, एक होता है स्पेसिफिक सप्लाई, स्पेसिफाई कंपोजिट सप्लाई, एक होता है नॉन स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई। ओके, अब देखिए स्पेसिफाई में क्या होता है, रेस्टोरेंट सर्विस आता है, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ओके, एंड जो नॉन स्पेसिफिक कंपोजिट सप्लाई होता है एंड मूवेबल सप्लाई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में भी मूवेबल सप्लाई होता है, उसे सेक्शन 8 में कवर किया गया है। तो पैरा 6 में कौन सा वाला आएगा, पैरा 6 में आएगा, एक होता है रेस्टोरेंट सर्विस, एक होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विसेज आएगा उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इसके अलावा जो भी सर्विस होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का या नॉन स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई का, वो सेक्शन 8 पे कवर होगा। ओके, तो पैरा 6 में ओनली कवर होगा रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सप्लाई एंड जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सप्लाई होगा। ओके, याद रखना, इसलिए मैंने इसको पहले कराया, इसलिए मैंने, ओके, देन पैरा 6 कवर हो गया। ओके, नेक्स्ट पैरा में आते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, और मिक्स सप्लाई का भी जो एग्जांपल दिया मैंने, एग्जांपल दिया था, और एक एग्जांपल देख लीजिए। एक होता है कभी कभी दिवाली में आपको गिफ्ट मिलता है ना, स्वीट्स, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, जूस, ऐसा कुछ मिक्स मिलता है आपको। ओके, आपके पापा को भी हो सकता है या ऑफिस से मिलता है, तो वो जो सप्लाई होता है ना, उसमें जो रेट लगता है ना, वो उसमें जो हायर रेट होता है उसको मिक्स सप्लाई कहा जाता है, उसमें जो हायर रेट होता है उसे उसमें लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पैरा 4। पैरा 4 के पहले मैंने पैरा 7 कवर कर लेना है। पैरा 7 क्या बोलता है, देखिए अनइनकॉर्पोरेट एओपी बीओआई, अनइनकॉर्पोरेट एओपी बीओआई, याद रखना, अनइनकॉर्पोरेट एओपी बीओआई ने अगर इसके मेंबर को कुछ भी सप्लाई किया, सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। याद रखना, कुछ भी सप्लाई किया एंड अनइनकॉर्पोरेट एओपी बीओआई, अगर इनकॉर्पोरेट एओपी बीओआई हुआ तो जैसे 7(1) ए बी सी जो भी एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर अनइनकॉर्पोरेट एओपी बीओआई ने कुछ भी सप्लाई किया अपने मेंबर को, उससे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। याद रखना, ये अलग है थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट लास्ट पर पैरा 4 है। पैरा 4 में क्या बोल रहा है, देखिए ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, बिजनेस का एसेट ट्रांसफर हो रहा है। ओके, याद रखना, तो देखिए पैरा 4 ए क्या बोल रहा है, 4 ए बोल रहा है, 4 ए सेक्शन है। ओके, ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर विद और विदाउट कंसिडरेशन, मतलब विद एंड विदाउट कंसिडरेशन। हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में बोल सकते हो कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, जिसमें बोला गया था विदाउट कंसिडरेशन, जो फर्स्ट पैरा था, विदाउट कंसिडरेशन परमानेंट ट्रांसफर होता है एंड जो भी उसका जो आईटीसी अवेल हो चुका है तो उसे हम लोग सप्लाई मान लेंगे, उसके ऊपर जीएसटी होगा। तो समझ लीजिए ऐसा ही हुआ है कि अगर ट्रांसफर हुआ है बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन भी, उसे उसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अगर विद कंसिडरेशन भी हुआ तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, बिजनेस एसेट अगर ट्रांसफर होता है। 4 बी क्या बोल रहा है, देखिए अगर बिजनेस का कोई भी एसेट है, ओके, अपना ही बिजनेस का एसेट है, उसे हम लोग पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ या फिर किसी और को मैंने विदाउट कंसिडरेशन प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करने के लिए दिया, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, पुटिंग putting goods to a private use or making available the goods to other person for non business purpose, वो non business purpose के लिए होना चाहिए। जैसे कि मेरे लैपटॉप का शॉप है, ओके, मेरे लैपटॉप का दुकान है, मेरे अपने घर पे कुछ पर्सनल काम के लिए मैं 2-4 लैपटॉप लेके आया काम करने के लिए, प्राइवेट यूज के लिए। ओके, कोई भी एक सर्विस के लिए मैंने लैपटॉप लेके आया, मेरे एसी का दुकान है, अब मेरे घर पे 2-3 मेरे घर पे कोई भी फंक्शन है, मैं 2-4 एसी मेरे घर पे लगा दिया। ओके, तो वो प्राइवेट के यूज के लिए, या फिर मेरा दोस्त के घर में कोई प्रोग्राम है और मेरे अपना जो भी आईटीसी अवेलेबल वाला नया नया एसी है उसको मैंने अपने प्राइवेट यूज के लिए अपने दोस्त के घर पे लगा दिया, चलो भाई 2 दिन के लिए मैं दे रहा हूँ, उसे भी सप्लाई माना, उसे भी ट्रांसफर माना जाएगा। ओके, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। याद रखना, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट 4C क्या बात करता है, देखिए सीजर्स ऑफ बिजनेस। सीजर्स ऑफ बिजनेस मतलब जैसे कि समझ लीजिए जो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उसका एक्सपायरी हो गया, वो उसका जो एक्सपायरी हो गया, अदरवाइज
जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो बिजनेस क्या हुआ, सीजेस हो गया। अभी क्या है, उसका गुड्स है, उसका गुड्स का जो भी गुड्स है उसका तो उन्होंने आईटीसी लेवल किया था ना, राइट, उसका तो आईटीसी लेवल किया था, तो उसे गवर्नमेंट बोलता है भाई सेल कर दो। जो भी बिजनेस का एसेट होता है, जो भी बिजनेस का एसेट है जिसका आप अगर बिजनेस सीरियस हो गया तो वो बिजनेस को गवर्नमेंट बोलता है भाई सेल कर दो। अगर सेल नहीं किया, अगर हो सकता है मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं सेल नहीं कर सकता, मेरा ये पर्सनल एसेट है, जैसे कि मेरा लैपटॉप है, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस का लैपटॉप है, मैं बिजनेस का लैपटॉप सेल नहीं करूंगा, लेकिन इसको जब खरीदा था मैंने उसके ऊपर आईटीसी क्लेम किया था, तो गवर्नमेंट बोल रहा है देखो अगर सेल नहीं करोगे तो मैं पकड़ लूंगा उसको सेल, और उसके ऊपर जो भी टैक्स होगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। मतलब होगा अगर आप सेल भी नहीं करते हो तो इसे एज्यूम कर लिया जाएगा वो डीम सप्लाई है और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। देखिए, डीम सप्लाई एंड